सामाजिक रूप से भी आपको जाट समाज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने दायित्व दिए हैं। हाँ, मैं किशनगढ़ जाट समाज विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और वहाँ मैंने जाट भवन बनवाया है और आज भी वो बरकरार है, चल रहा है। तो आपने पहले किस चीज़ का बिजनेस किया? सबसे पहले हमारे फादर का कपड़े का ही था। कपड़े का। हाँ, वो आज भी जारी है। फादर की जो शुरुआत की नींव लगाई हुई है वो आज भी बरकरार है। आज भी मेरे रामनाथ रामस्वरूप फर्म के नाम से मेरी फर्म चल रही है। व्यापार की सफलता का मूल सूत्र एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? ईमानदारी से काम करिए, बेईमानी का उसमें चौका नहीं आना चाहिए। आपका प्रॉफिट मुनाफा फिक्स होना चाहिए कि भाई हमें ये लेना है, ग्राहक ले या नहीं ले, कि भाई हमने तो ये रेट फिक्स कर रखी है और वही हमारा सबसे मोटो रहा। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए जीवन की सफलता का क्या संदेश देना चाहिए? मेरा यही कहने का है कि जिस बच्चे को अपनी काबिलियत पे अपना भरोसा हो, उस क्षेत्र में उसको लगन और मेहनत करनी चाहिए। निश्चित तौर पे भगवान उनकी सफलता मिलेगी उनको। नमस्कार साथियों, आज जेवीपी मीडिया ग्रुप में इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर के ज़िला प्रमुख रहे श्री रामस्वरूप जी चौधरी साहब, जो 2000 से 2005 तक प्रमुख रहे। आप शिक्षा के विकास, सामाजिक सरोकार और राजनीतिक जीवन में सिद्धांत और शुचिता के प्रतीक हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, नमस्कार आपको भी, आपकी मीडिया टीम को भी सर, और आपको इस प्रोग्राम के जो नया आपने सेटअप स्टार्ट किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ईश्वर आपको नई ऊंचाइयों पे ले जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। सर अजमेर जो अल्फ़ाबेटिकल रूप से भी पहले क्रमांक पर ज़िला आता है और अजमेर एक ऐतिहासिक ज़िला रहा है, चाहे एजुकेशनल रूप से अंग्रेजी शासन में, अन्य मुग़ल शासक में, स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा और राजनीति का केंद्र रहा है। क्या है अजमेर की पृष्ठभूमि, किस तरीके से आप देखते हैं? अजमेर की पृष्ठभूमि वैसे एजुकेशन पे ही रही है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ मिशनरी स्कूल काफ़ी रहे हैं, सोफिया है, दूसरे और भी जो स्कूल्स हैं। स्टार्टिंग में इसको एजुकेशन के नाम से अजमेर को जाना जाता था और कॉमर्शियल एक्टिविटी में अजमेर कोई का ज़्यादा विकास नहीं रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी शुरुआत में रहा, लेकिन अब पिछड़ गया, क्योंकि कोटा जैसे बड़े बड़े हब जो बन गए हैं, लोगों का साझा उधर ही रुझाव कोटा की तरफ जाने। वैसे अभी भी अजमेर में आरबीएससी का, आरपीएससी का, सीबीएसई का सारे हेडक्वार्टर्स तो वही हैं, लेकिन अब शिक्षा का विस्तार सब जगह बढ़ गया है। सर, आप अजमेर ज़िला प्रमुख कब से कब रहे, कैसा आपका कार्यकाल रहा? मैं अजमेर में ज़िला प्रमुख का चुनाव फरवरी 2000 से फरवरी 2005 तक 5 साल रहा जी। और मेरे पास अल्पमत था जी। जब मैंने चुनाव लड़ा। तब हमारे पास कांग्रेस के मेंबर 14 थे, बीजेपी के 17 थे। उसके बराबर में इक्वल वोट आए। अच्छा, क्या गलत? एक बीजेपी का वोट डालने नहीं आया और फिर बीजेपी के वोट कुछ एक वोट मुझे मिल गया। क्रॉस वोट होने की वजह से मेरे वोट बराबर आए, 15-15 हो गए। लेकिन ईश्वर की और लोगों की, किसानों की जो और लोगों की जो भावना थी कि भाई रामस्वरूप जी ही जिला प्रमुख बने, तो मैं बराबर वोट आने के बाद में मेरी लॉटरी जो निकली वो मेरे नाम निकली। क्या और मैं लॉटरी से जिला प्रमुख बना। यू आर लकी मैन। हाँ, जबकि राजनीतिक लोग तो चाहते थे कि भाई ये यहीं निपट जाए लेकिन ईश्वर की और बडेरों की कुछ मेहरबानी रही है कि अपन ने ईमानदारी से काम किया, लोगों का भला किया, इसलिए वो लॉटरी मेरे खुली और मैं जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख का कार्यकाल कैसा रहा? क्या क्या आपके जिला प्रमुख कार्यकाल की अचीवमेंट्स है? जिला प्रमुख के कार्यकाल में मैंने, देखो, जिला प्रमुख पंचायत राज का वैसे सर्व होता है। नागौर से जब पंचायत राज का, जब कांग्रेस के राज में उद्घाटन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ से ज्योति जलाई, उसके बाद से पंचायत राज में राजीव गांधी जी ने जो त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की है, उसमें सशक्त भूमिका बनाने की पंचायत राज में कांग्रेस की देन रही है जी। और उसके त्रिस्तरीय जो रहा, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, ये एक कड़ी होती है ग्रामीण विकास की और आज भी ये कड़ी है ग्रामीण विकास की। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख अगर सीनियोरिया देखे जाए तो अगर एक ग्राम पंचायत से लेके जो ग्राम सभा में जो प्रस्ताव आते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जी। ग्राम सभा जिस प्रस्ताव को पास करती है कि भाई आज इस अपने नाली की आवश्यकता है,
सड़क की आवश्यकता है, या अपने एजुकेशन में शिक्षा के कमरे चाहिए, या पशु चिकित्सालय चाहिए, या हेल्थ के लिए चाहिए, तो ये इस तरह के जो प्रस्ताव आते हैं वो पंचायत समिति में जाते हैं, समिति से जिला परिषद में आते हैं। उनके प्रस्तावों में जो बजट आता है जी। वो आज की तारीख में, मेरे टाइम में तो मैं कह सकता हूँ, आज का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम में जो बजट आता था वो बहुत नाम मात्र का आता था जी। जबकि जब तक आप पंचायत गाँव का विकास चाहते हो तो आपको पंचायत राज में बजट देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिस तरह से मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस तरह से कलेक्टर की भूमिका रहती है, अजमेर ज़िला का डीएम जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, इसी तरह से ग्रामीण विकास का एक डीएम अलग बनाया जाए। वैसे तो सीईओ है जिला परिषद का। सीईओ है, लेकिन वो सारी फाइलें कलेक्टर के पास ही मूव होके साइन होने के लिए जाती है। तो ऐसा है कि एक सीईओ के साथ, या जो सीईओ है वो आईएएस अफसर लगते हैं, उनको ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रामीण विकास का बनाया जाए। तो एक जो कलेक्टर और एक ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास में जो महत्वपूर्ण कड़ी भूमिका जो विकास की आती है ना, उसमें फिर बार बार कहीं इधर उधर हस्तक्षेप, कई बार एमएलए एमपी फंड भी आते हैं जी। तो एमएलए एमपी फंड आप भले उनको दे दिए, शहरी क्षेत्र में आप दे दो, लेकिन सारे ग्रामीण विकास के काम का एक कलेक्टर अलग होना चाहिए ताकि उसमें नीचे से जो प्रस्ताव और जो सारी कड़ियाँ हैं वो उनको देखते हुए पारित किया जाए। अच्छा सर, किस तरीके से, जैसे आप ज़िला प्रमुख के तौर पर एक बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति रहे हैं, उससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा या सीधा जिला परिषद का ही लड़ा, प्रमुख बने? नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैंने राजनीति जीवन में सबसे पहला चुनाव मैंने किशनगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी का चुनाव लड़ा 1987 में। अच्छा, ये आपकी पब्लिक लाइफ की पहली शुरुआत? हाँ, ये मेरी पहली है और मैं बाकायदा चुनाव लड़के ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं चेयरमैन बना। वो चुनाव 3 साल के होते थे, तो 87 से 90 तक रहा। फिर कंटिन्यू दोबारा चुनाव मैंने 90 से 93 तक लड़ा, फिर मैं जीता और मैं 6 साल तक किशनगढ़ मार्केटिंग का चेयरमैन रहा। किशनगढ़ मार्केटिंग का मैं जब 1987 में चेयरमैन बना तो उसके पहले वो सोसाइटी बहुत नुकसान में थी जी। मैंने उस सोसाइटी को प्रथम वर्ष में ही लाभांश में लाया और उसकी मैंने सबसे पहले 5 लाख रुपए की एक फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी बैंक में कराई। जो सोसाइटी का 1900 समथिंग 50 या जब भी बनी है तब तक से मेरे चुनाव तक वो सोसाइटी कभी प्रॉफिट में ही नहीं आई और आपके आते वो प्रॉफिट? मैंने उस सोसाइटी को, क्योंकि मुझे एक व्यापार का भी अनुभव है और ये सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव वाली है, एक तरह से व्यापारिक संस्था, क्योंकि उसमें केवल उस वक्त केवल गेहूँ शक्कर यही एक होता था। मैंने उसके साथ साथ में अदर दूसरी चीज़ें भी और जोड़ना चालू किया ताकि काश्तकारों को सस्ता और अच्छा माल मिले। उस बेस पे मैंने उसको किया तो सोसाइटी लाभांश में आई और मैं जब 6 साल की सोसाइटी का चेयरमैन पद से जब हटा तो मैंने उसकी 40 लाख रुपए की एफडी बना के मैं हटा। मतलब 40 लाख के प्रॉफिट? हाँ, और उन सब जितने भी जो मेरे जो कर्मचारी थे उन सबको भी, और मैंने लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी मैंने चालू कराया कोऑपरेटिव मूवमेंट में। पहले कोई सोसाइटी में जब तक प्रॉफिट ही नहीं है तो किस चीज़ का लाभांश? मैंने 1987 में जब अशोक गहलोत जी कपड़ा मंत्री थे भारत सरकार में तो सबसे पहले उनके हाथों से मैंने ये लाभांश का वितरण कार्यक्रम कराया। बिल्कुल। उसके बाद में फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से फिर जिला परिषद की ओर मूव किया? हाँ, फिर मैंने 98 में भी एमएलए का टिकट मांगा था, लेकिन किशनगढ़ से किसी परिस्थितियों में मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर 2000 में मैं जिला प्रमुख बना और 2000 से 2005 तक पंचायत राज का जिला प्रमुख रहा। उसके बाद भी आपने कोई चुनाव लड़ा? नहीं, उसके बाद में तो मैंने 2005 में मेरी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। अच्छा। और उनको जिला परिषद में मेंबर बनाया। और जबकि मेरे करीब करीब परिस्थितियाँ ये थी कि मैंने तो लड़ना नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ये होती कि हमारे जो लोकल एमएलएस थे वो कुछ अनावश्यक मेरे से न जाने किस वजह से नाराज थे, तो वो एक प्रचार करते कि मैंने जिला प्रमुख जी की धर्मपत्नी का टिकट कटवा दिया। तो इस वजह से मैंने मेरी मिसेज को तैयार किया। मैंने कहा भाई चुनाव आपको लड़ना है, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि एमएलए साहब ने टिकट कटवा दिया। और परिस्थितियाँ रही भी, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन हमारे लक्ष्मण सिंह जी उस वक्त प्रभारी थे, रावत साहब, तो उन्होंने उसको माना नहीं और मुझे हबीब
चुनाव लड़े थे वहाँ एमपी से, उन्होंने भी मेरी सिफारिश की कि नहीं प्रमुख साहब ने पार्टी के लिए काम किया है और हम इनकी टिकट मिला और जीते। और मेरी वाइफ जीती। बदकिस्मती ये थी कि मेरे टाइम में तो 14 ही कांग्रेसी जीते थे, लेकिन वाइफ के टाइम में 10-11 ही रह गए। अच्छा। और 20 थे बीजेपी के, तो गैप बड़ा हो गया। तो फिर सरिता गैना जिला प्रमुख गई। अच्छा, चलिए अच्छा है। इससे पहले सर जाना चाहूँगा, तो आप जैसे मूल रूप से जो आपका गांव है वो और आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से हुई? मेरा मूल रूप तो नागौर ज़िले में और अजमेर की बॉर्डर के पास में गांव है भटसिया, परबतसर तहसील में आता है। वहाँ मेरी पैदाइश ही है। लेकिन मेरे बड़े पिताजी वो किशनगढ़ में बिज़नेस के लिए आए थे जी। और उन्होंने अपना बिज़नेस जब स्टेबल किया तो वो मुझे, जब मैं 2 साल का था तब वो मुझे अपने साथ ले आए। क्योंकि तो 2 साल के थे, मतलब आप किशनगढ़ अजमेर कब आ गए? मेरी उम्र जब 2 साल की थी तब मैं किशनगढ़ आ गया। और आपका बर्थ कब का है? मेरा बर्थ है 1952। 52, तो यानी आप 1954 में किशनगढ़ आ गए। मैं 1954 में किशनगढ़ आ गया और मेरी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हुई है। मैं केडी जैन स्कूल में ही पढ़ा, फिर कॉलेज भी गया, सारा एजुकेशन। फिर उसके बाद में मेरे बिजनेस में फादर के, मैं एक अकेला लड़का था, तो उन्होंने मुझे और कहीं सर्विस करने के उन्होंने मना कर दिया कि अपना बिजनेस है और इसको संभालो। तो आपने पहले किस चीज़ का बिजनेस किया? सबसे पहले हमारे फादर का कपड़े का ही था। कपड़े का? हाँ, वो आज भी जारी है। फादर की जो शुरुआत की नींव लगाई हुई है वो आज भी बरकरार है। आज भी मेरे रामनाथ रामस्वरूप फर्म के नाम से मेरी फर्म चल रही है और आज भी चल रहा है। अच्छा, आपने मार्बल इंडस्ट्री की ओर भी रुख किया? हाँ, मैंने मार्बल इंडस्ट्री में 90 के करीब रुख किया था जी। और सबसे पहले किशनगढ़ में मार्बल का ऐसा कोई चलन नहीं था, लेकिन शुरुआत में ही कुछ एज कटिंग वगैरह फैक्ट्री आई तो हमने भी उस वक्त प्रोसेस में किया। और उस वक्त आर के मार्बल के अशोक पाटनी जी भी मेरे सहपाठी रहे हैं। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि भाई रामस्वरूप अपन ने यहाँ मार्बल का काम चालू करें। तो फिर हमने भी वहाँ मेरे महक मार्बल के नाम से मैंने फैक्ट्री लगाई। पहले एक मदनगंज मार्बल लगाई थी पार्टनरशिप के नाम से, फिर हमने अलग अलग होके फिर महक मार्बल के नाम से मैंने व्यक्तिगत मेरी मार्बल फैक्ट्री लगाई। तो वो अभी चल रही है? बाद में फिर आपने? नहीं, वो कंटिन्यू चल रही थी। अभी मैंने 2 साल पहले मैंने वो सेल आउट कर दी है। हाँ, मार्बल जो नगरी है किशनगढ़ आज विश्व पटल पर छा रही मार्बल मंडी, तो उसको आपने एस्टेब्लिश होने से लेके बढ़ते हुए तक देख रहे हो जी। हर फेज देखा आपने उसका? बिल्कुल। मैंने आज उस कैसे वक्त बनी मार्बल मंडी? वो स्टार्टिंग में जब ये शुरुआत में जब ये चलने लगा, हमने लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई और क्योंकि माइंस तो थी नहीं किशनगढ़ में, सारा मटेरियल राजनगर से ही आता था और वहाँ से डेवलप होकर धीरे धीरे यहाँ चलने लगा। क्योंकि कुछ लोग मकराना में भी मार्बल की खाने थी तो मकराना कॉस्टली पड़ता था जी। जहाँ भी जाओ तो मकराना का उस वक्त रेट, आज भी रेट हाई है, आज भी वो लेकिन ये मार्बल आने से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको 10 से 20 और 30 रुपये फुट का अगर मार्बल मिल जाता है तो वो अपने घरों में छोटे, तो ये किशनगढ़ उस हिसाब से चल निकला जी। तो घरों में मार्बल लगाने का प्रचलन भी 1990 के बाद ही शुरू हुआ? हाँ, मैं उसके बाद ही, पहले कोटा स्टोन में ही जाया करते थे लोग बाग जी। उसके बाद में जब किशनगढ़ का ये लोग के हिसाब से मार्बल जब मिलने लगा तो आम आदमी फिर मार्बल की तरफ चलने लगा और अब धीरे धीरे ग्रेनाइट का माइंस से भी काफ़ी आ रही है। और दूसरी चीज़, बाहर इटालियन मार्बल का भी बहुत बड़ा हब बन गया है किशनगढ़ और बहुत अच्छी तरीके में एशिया की मंडी में आज उसका नाम है किशनगढ़। सर, आप जब बिजनेस में आ गए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में भी रहे, तो आपकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, जो बेटियां हैं बेटे हैं, तो किस तरीके से आपका फैमिली जो सफ़र है वो शुरू हुआ और जो बच्चों की एजुकेशन है उसको लेकर के आपने किस तरीके से प्रयास, क्योंकि उस ज़माने में आपने बच्चों को एजुकेटेड किया? हाँ, शुरू से तो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, लेकिन किशनगढ़ में आने के बाद में बिज़नेस हमारे फादर ने इस्टेब्लिश किया तो हमने भी उसमें बिज़नेस में हाथ बटाना चालू किया। और हम उस वक्त किशनगढ़ में कपड़े की दुकान हमारे एक बहुत ही बढ़िया फेमस थी, आज भी फेमस है। क्योंकि जितने भी किशनगढ़ सराउंडिंग जो ग्रामीण तबका लगता है वो सारे लोग आते थे और ईमानदारी से हमने उन लोगों को सबको सेवा की और उन लोगों की कोई पैसा दे भी गया तो उधार भी दे दिया, कर दिया, यानी रोटेशन एक शुरू से चलता रहा। बच्चे मेरे 4 डॉटर ही हैं और मैंने उन सबको एजुकेशन किशनगढ़ में दी।
फिर जिनको अजमेर, कोई सोफिया में पढ़ी, कोई कॉलेज गई, उसके बाद वहाँ से जयपुर आए, जयपुर कॉलेज में पढ़ी। सबको मैंने बच्चियों को शिक्षा के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं दी। जिस क्षेत्र में भी वो गई हैं वो सब में उन्होंने टॉप क्लास किया। तो बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर किया या उन्होंने बिजनेस किया, या फिर उनकी जो नई लाइफ शुरू हुई शादी के बाद में तो उनके साथ ही उनका सर्टिफिकेट जो जॉब या बिजनेस उनके साथ रहा? बेटियों ने एजुकेशन तो की जी। और उसी वक्त उनके भगवान की दया से ऐसा हुआ कि रिश्ते आने लगे और हमने कोशिश भी करी। तो रिश्ता जब बनते गए तो ससुराल वालों को हमने यही कहा कि भाई हम बेटी दे रहे हैं, अब ये आगे पढ़े या नहीं पढ़े ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमारी तरफ से अच्छा एजुकेशन दिया। परिवार जब अपन बच्चियां दे देते हैं तो फिर ससुराल वालों का पक्ष हो उनकी जाता है जिम्मेदारी है सर। कि भाई वो पढ़ाएं तो उनकी मर्जी, नहीं पढ़ाएं तो उनकी वो उनकी बॉन्डिंग है अपनी। बाउंडिंग है। हालांकि मेरे बड़े सनील आरपीएस में थे, उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई कोई सर्विस नौकरी कराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 साल बाद उनका मूड बदला। उन्होंने कहा नहीं पापा, अगर दोहिती को आप रख लेते हो तो ये बच्ची कर ले। तो फिर हमारी बड़ी वाली बेटी ने एमएससी में टॉप किया, उसके बाद एमए किया, फिर पीएचडी करी। फिर उनके बाद में उनको लगा कि भाई एक सर्विस कर ले तो ठीक है, तो फिर एफएसएल में कुछ वैकेंसी निकली उस वक्त उन्होंने, आज वो एफएसएल में डिप्टी डायरेक्टर है। अच्छा, तो एक बेटी आपकी उसमें एफएसएल डिप्टी वो भी दामाद के कहने से ही किया। दामाद जो नारायण जी टोगस है, जो नारायण जी टोगस, बड़े बड़े दामाद आपके नारायण सबसे जी बड़े टोगस बड़े है। मेरे सेकंड नंबर के सेकंड नंबर में मेरे विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट पे है और वो एयरफोर्स में है। और वीआईपी स्क्वाड्रन जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की जहाँ हेलीकॉप्टर में सेवाएं ली जाती है उसमें वो है सेकंड नंबर के दामाद। सेकंड क्या नंबर। नाम उनका? उनका सुरेंद्र सिंह शेहरान। सुरेंद्र सिंह जी शोरान शोराम। गोत्र है, गोत्र लगाते हैं। नेक्स्ट तीसरे नेक्स्ट तीसरे हैं वो सुभाष मेहरिया हैं, वो आरएस हैं और रिको में भी अभी एमडी रहे, जगह जगह रहे, पहले जेडीए में भी रहे, अभी डीआईजी स्टाम्प पे है। हाँ अब वो सीनियर मोस्ट आरएस ऑफिसर है। हाँ, अभी सीनियर एडीएम की भी। ओके, और चौथे दामाद? चौथे दामाद वो आईआईटी दिल्ली से किए हुए हैं, ऑयल इंजीनियर है और वो सीकर के हैं, हरदयालपुरा गांव के, अभी जयपुर में चित्रकूट में ही रह रहे हैं। वो ऑयल इंजीनियर है जर्मन कंपनी में और कतर उनकी अभी पोस्टिंग है। सर, उस ज़माने में चारों बेटियों को हाई एजुकेशन दिलाना, जबकि उस समय का ग्रामीण परिवेश या किशनगढ़ अजमेर का एजुकेशनल सिनेरियो उस लेवल का नहीं था, लेकिन आपने बहुत दूरदर्शितापूर्ण तरीके से बच्चियों को शिक्षा दिलाई। ये प्रेरणा आपको स्वयं से मिली या आपने जैसे कि बिजनेस से, राजनीति से, ज़माने को देख रहे थे उस अनुसार? नहीं, ये प्रेरणा तो मुझे ही था कि मैंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है। जी। और वो प्रेरणा ही मुझे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में थे तो ज़्यादा तो वैसे अजमेर और आपका टोंक और ये बेल्ट जाटों के लिए बैकवर्ड माना जाता था उस वक्त, और एजुकेशनल बहुत कम था। आज की तारीख में तो ईश्वर की दया से काफ़ी अच्छा एजुकेशनल अपने बच्चे कर रहे हैं सब जगह ही, चाहे वो कोई भी अजमेर, टोंक, नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू तो शुरू से ही आगे रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ये आज पूरा राजस्थान के हर बच्चे अपनी मेहनत से, लगन से आगे बढ़ने की कर रहे हैं। उस वक्त मुझे अपने केवल मेरी एक प्रेरणा यही थी कि मेरी बच्चियां अच्छी पढ़े। बिल्कुल, और वो सपना आपने और वो साकार मेरे सपना साकार किया। सर, 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। हमारे ग्रामीण परिवेश में जिस दौर में आप आए हो तो उस समय तो बेटे की चाहत बहुत ज़्यादा रही है, तो कभी ऐसा यूं मलाल नहीं रहा कि एक बेटा तो होता ऐसे ही, चारों बेटे? शुरुआत में तो ये होता है कि मदर फादर कहते थे भाई एक लड़का तो हो, तो कोशिश यही कि भाई चलो हो जाए, लेकिन उसी चक्कर में 4 बेटियां हो गई। फिर मैंने कहा भाई अब बहुत है, एनफ है। मैंने भी मेरे मदर फादर को समझाया, मैंने कहा अपने तो ये बेटियां हैं, के बराबर है। हाँ, और इनको अपन एजुकेशन देंगे। तो बिल्कुल, आज जिस तरीके से अभी आपने अब राजनीति से भी लगभग संन्यास जैसा ले लिया है, जीवन का सेटिस्फिकेशन आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मानते हैं, अच्छे से जिया, जो मन में चाहा वो काम किया, एजुकेशन ली, समाज की सेवा की, राजनीति में गए, बिजनेस किया, तो मतलब एक ज़िंदगी की सफलताओं का सेटिस्फिकेशन पर हो आप? हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ है। मैंने देखो बिजनेस भी किया है, तो
बनियों के बीच के अंदर अगर कोई जाट अगर धंधा करता है तो बहुत बड़ा टिपिकल माना जाता है। और अब तो खैर अब तो काफ़ी लोग बिजनेस जाट आ गए, लेकिन पहले शुरुआत के अंदर तो मतलब, और हमने उन बनियों के बीच में इतना अच्छा बिजनेस किया है कि आज वो महाजन कौम भी मेरे नाम से और हमारे फादर के नाम से आज भी इज्जत से काम लेते हैं कि क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है। व्यापार की सफलता का मूल सूत्र एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? ईमानदारी से काम करिए आप, चाहे बेईमानी का उसमें चौका नहीं आना चाहिए। आपका प्रॉफिट मुनाफा फिक्स होना चाहिए कि भाई हमें ये लेना है, ग्राहक ले या नहीं ले, कि भाई हमने तो ये रेट फिक्स कर रखी है। और वही हमारा सबसे मोटो रहा कि वहाँ जब भी कोई काश्तकार आता था या कोई भी माल लेने आता था, उनको ये लगता था कि इनके एक रेट है, रेट में कोई हाँ डिफरेंस नहीं होगा। तो उन लोगों को विश्वास, क्वालिटी मेंटेन करी और रेट मेंटेन करी। अभी भी सामाजिक तौर पर या ये अपनी राजनीतिक गतिविधियों में कोई ऑर्गेनाइजेशंस में आप सक्रिय पार्टिसिपेट करते हैं? वैसे तो कांग्रेस पार्टी में ही है, लेकिन पार्टी का मूलभूत ढांचा न जब भी देखा है तो किशनगढ़ में हमेशा परिपाटी बाहर के लोगों को ज़्यादा टिकट मिला जी। धनखड़ साहब भी हमारे यहीं से चुनाव लड़े हैं 93 में, वो भी एमएलए बने हैं। और नाथूराम जी भी बाहर के ही हैं, नागौर जिले के ही हैं, मैं भी नागौर जिले का ही हूँ। और लोकल में एक बार जो बने हैं, एक दो बार बने हैं, बाकी अभी तो डॉक्टर विकास जी तो लोकल ही है। हाँ, डॉक्टर विकास जी हैं, वो लोकल ही हैं, लेकिन वो बीजेपी से कांग्रेस में आए। अब ये तो पार्टी को सोचना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन न जाने किस परिस्थिति में उनको टिकट मिला जी। ये नहीं कह सकते, क्योंकि टिकट तो मैंने भी मांगा था। और लेकिन अब तो कांग्रेस की बॉस विकास हैं अजमेर में। हाँ नहीं, बिल्कुल उनको जिलाध्यक्ष भी बनाया है जी। अब वो कितना है रहते हैं, आदमी का मन कहीं भी चला जाता है, वापस अगर कोई बीजेपी हवा बनी तो जा भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। आजकल परिपाटियाँ टिकटों की इधर से उधर भागदौड़ हो रही है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी तक पार्टी को, कांग्रेस को नहीं छोड़ा। आज भी हम कांग्रेस पार्टी पे सिद्धांत पे चीज रहे। सामाजिक रूप से भी आपको जाट समाज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने दायित्व दिए हैं। हाँ, मैं किशनगढ़ जाट समाज विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और वहाँ मैंने जाट भवन बनवाया है और आज भी वो बरकरार है, चल रहा है। क्योंकि उस वक्त हम जब मीटिंग करते थे तो लोगों के पास, अलग अलग समाज के लोगों के भवन हुआ करते थे, जाटों के पास भवन नहीं था। तो लोगों ने कहा कि साहब आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप कर लोगे, तो मैंने उस सब के लोगों की, किसानों की भावनाओं को देखते हुए मैंने कृषि मंडी के पास में ज़मीन लेके और एक जाट भवन बनाया। आज बरकरार है और चल रहा है। और मैं जिला जाट महासभा का भी राजा राम जी मिल वाले में भी अध्यक्ष रहा हूँ। फिर आदर्श जाट महासभा वाले ने भी बना दिया। हाँ, आदर्श जाट महासभा में भैरव राम जी डागर जी ने भी मुझे बना दिया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहे हैं। आज भी मैं पुष्कर में भी, जहाँ हरसुख राम जी जो अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर के भी आप उपाध्यक्ष? हाँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, वहाँ भी उन लोगों ने मुझे समझा कि भाई इन लोगों को। एक चीज़ सर, मैंने आपकी सादगी, सरलता और एक ये बहुत गजब की देखी कि चाहे पार्टी हो चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने जिस भी रूप में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ, उनको बड़े सहजता से स्वीकार किया। कभी मैंने आपको कोई आक्रोशित या गुस्से होता हुआ नहीं देखा। तो ये इतना शालीन स्वभाव का क्या राज है? मेरे पिताजी में भी शालीनता थी। और पर जब वही अपन बड़ेरे कहते हैं कि भाई घर के अगर जिस तरीका परिवार देखा जाता है, तो मेरे फादर बड़े शांत और वो अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं। और उन्होंने बहुत शांत स्वभाव में, क्योंकि महाजन की कौम में वहाँ बिजनेस करना, तो हम में भी वो फादर के गुण आए और हमने भी उसी को फॉलो किया। उसके बाद में जब समझदार हुए तो अपन ने ये देखा कि भाई लोगों को, किसानों का किस तरह से क्या भला जाए। तो राजनीति में जाने का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों का भला करे। बिल्कुल। अच्छा, आपके चारों दामाद बहुत पावरफुल पोस्ट पे है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर, पुलिस के तौर पर और बिजनेस इंडस्ट्री के तौर पर। तो कभी ऐसा कोई अवसर आया कि हमें उनके पावर का यूज करने जैसी स्थिति आई? नहीं 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 नहीं, मैं मेरे दामाद के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। वो अपने जिस तरीके से कर लोग रहे हैं, आशाएं अपेक्षाएं लेकर तो आते होंगे मदद के लिए। अपेक्षाएं होती हैं। अगर किसी का जिनाइन काम है और भला होने का काम है
तो भले के काम के लिए हम ज़रूर उनको कह देते हैं। तो वो भी अच्छा, वो खुद भी ये जानते हैं कि हमारे पापा राजनीति में रहते हुए हमें खुद को टेलीफोन नहीं करते हैं कि ये काम करना है आपको। हाँ, अगर जिसका कोई कम लगता है कि इसका भला होना चाहिए तो हम उनको ज़रूर बोल देते हैं। तो वो भी कि भाई आप देख लेना, अनावश्यक अपने किसी का आपको कोई यूँ लगे कि भाई ये गलत। आप किसी के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं हाँ, करते। नहीं मैं ये बहुत बड़ी बात। जीवन में सर धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं में किस तरीके का विश्वास रखते हैं? कोई स्पेशल आपका इष्ट या गुरु स्थान ऐसा कुछ मानते हैं? मैं रामसनई संप्रदाय से आता हूँ। मेरे फादर रामसनई संप्रदाय में ट्रस्ट थे जोधपुर में। जोधपुर के आगे एक बिराई गांव आता है और बिराई में हमारा रामछो की एक धाम है जहाँ हमारे महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या करी थी। तो मेरे फादर मदर उनसे जुड़े हुए थे, तो मैं भी फिर उन्हीं से जुड़ा और रामसनई संप्रदाय में रहा। वो ट्रस्टी थे, उसके बाद मैं भी रहा। और वही रामसनई संप्रदाय में हमारे सारा जो रामसनई संप्रदाय के जो गुण है, भजन है, उस तरह के हम हमारा फॉलो राम करते नाम हैं। सुमिरन राम नाम सुमिरन है हमारी, जो बानी जी की जो महाराज की लिखी हुई है पोथी है, हम उसका नित्य नाथ पाठ करते हैं। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया कि कोई जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट, चाहे क्रूशियल पीरियड हो या हैप्पीनेस पीरियड रहा हो, जिसने कोई एक अलग टर्निंग पॉइंट रहा जीवन का, ऐसा कुछ? मेरे तो ऐसा आया ही नहीं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि न तो मैंने किसी को सताया और न मैंने किसी को दुख दिया। और मेरे काम जो है, जो साफ़ सुथरे काम रहे, तो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा क्रूशियल टाइम नहीं देखा। बहुत हैप्पीनेस रहा हूँ और परिवार भी हैप्पीनेस रहा है और आज भी हैप्पीनेस है हम सब। अब आपकी क्या लाइफ स्टाइल, दिनचर्या रहती है? मैं बच्चों के, जो हमारे बच्चियां हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि पापा अच्छा कमा लिया आपने, सरकारी सेवा वाले रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो आप तो 73 के 74 के आसपास जा रहे हो, तो अब आप रेस्ट करो, आपने हम बहुत कमा लिया, हमारे लिए भी बहुत है और हम कमा रहे हैं, इसलिए अब आप जयपुर आ जाओ। तो मैंने मेरी बच्चियों का कहना मान के और मैं जयपुर आ गया। तो 7-8 दिन मैं यहाँ रह लेता हूँ और फिर हमारा किशनगढ़ में सारा सर्किल है, लोगों से जुड़ाव है, तो वहाँ मेरी शॉप है, उस पर बैठता हूँ। तो सबको पता है कि भाई आप प्रमुख साहब अब आ जाएंगे 7 दिन बाद, तो वो लोग वहाँ आ जाते हैं और हमारा दैनिक दिनचर्या में उनसे मिलान होता रहता है। उनकी जो भी कोई कामकाज है, किसी का भला करने का काम है, तो वो मैं करता रहता हूँ। मैंने मेरे अपने जीवन में अभी तक रेस्ट वाला काम नहीं है, अभी चलन है, जारी है। चरेवेती। हाँ, चरेवेती, बिल्कुल। अच्छा, एक सर जीवन में बहुत सारे लोगों के ऐसे कोई गॉड फादर या ऐसे कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं जो फरिश्ते की तरह मिलते हैं और कुछ रास्ता बता जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहोगे जिन्होंने आपके ऊपर एक बड़ी मेहरबानी की या गाइडेंस किया या मोटिवेटर रहे, गॉड फादर रहे किसी भी फील्ड में? मैंने अपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया और खुद ही मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मेरे फादर, मैं जब बड़े गॉड फादर तो आपके मेन माता पिता है। माता पिता रहे, लेकिन मेरे फादर जो जब मुझे यहाँ लेके आए, वो जल्दी चले गए। उनकी डेथ 26 का, मैं 26 साल का था तब वो गुजर गए थे। उसके बाद ही मैंने सारा बिजनेस इस्टेब्लिश किया, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना करना और सब बच्चियों को पढ़ाना करना। और उसके बाद में राजनीतिक सरोकार, सामाजिक सरोकार, उन सब दायित्वों को निभाते हुए मैं अपने आप आगे बढ़ता रहा। और ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा, ईश्वरीय की कृपा और गुरु कृपा रही। और ये मेरे बड़ेरों का भी एक आशीर्वाद है कि मेरे परदादा जी है, वो एक संत थे जी। गांव के अंदर। उनका जो परिवेश था वो संतनुमा था। वो उनका रोज़ पुष्कर नहाना था उस ज़माने में, पैदल 7 कोस चलना और नहा के आना। तो ये बड़े, और उनको संत की उपाधि थी। और उस ज़माने में अंग्रेज़ भी मेरे परदादा जी को देखने आए थे और जोधपुर हिजाइनेस वो भी मिलने आए थे। उस ज़माने में एक संत परिवार में होता तो 7 पीढ़ी तर जाती है। बिल्कुल ऐसी पुण्याई बड़कों की रही है। वो मेरे परदादा जी संत ही रहे हैं। और उनका जब देहांत हुआ था, तो क्योंकि लोग कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा था, जब देहांत हुआ था तो हमारे जो गांव का ढोली डाडी होता है, उसको मेरे दादाजी पुष्कर जाते हुए मिले। तो उस डाडी ने कहा कि आज, उनका नाम था चेलाराम जी, कि चेलाराम जी आज शाम का पुष्कर क्यों जा रही हो? कह रहे कि यूँ ही मन कर गयो
जब वो वापस गांव में आया तो बैकुटी निकल रही थी। उस ज़माने में मेरे परदादा जी की बैकुटी निकाली थी। तो कहे साहब मैं तो अभी मिल के आया हूँ चेला राम जी से, और वो चेला राम जी की वहाँ सब यात्रा बैकुटी निकल रही थी। तो ये ईश्वरीय संयोग ईश्वरीय है। और वाकई में वो बैकुंठ में ही गए। हाँ, वो बैकुंठ में बिल्कुल गए, और उनका आज आशीर्वाद हम पे फला फूला है। और मैंने मेरी लाइफ में कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देखी। जी। तो आप सर नई पीढ़ी के बच्चों के लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए जीवन की सफलता का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए कि जो भी जिस क्षेत्र में है, जैसे आप पत्रकारिता में हैं, तो मैं ये तो सोच रहा हूँ कि पहले जाट हैं जो आप इस तरह का ये इस्टेब्लिश किया, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने इस पत्रकारिता के माध्यम से आज इस स्टेज पे पहुँचे, तो आप अपनी काबिलियत से आए। इसी तरह से हर बच्चा, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे खेल में हो, चाहे और किसी भी, चाहे बिजनेस में हो, क्योंकि आज किशनगढ़ के अंदर इतने जाट बिजनेसमैन आए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई है, माइंस ले ली हैं, काफ़ी डेवलपमेंट लोगों का, समाज के लोगों ने बहुत तरक्की की है। तो मेरा यही कहने का है कि जिस बच्चे को अपनी काबिलियत पे अपना भरोसा हो, उस क्षेत्र में उसको लगन और मेहनत करनी चाहिए। निश्चित तौर पे भगवान उनकी सफलता मिलेगी उनको। बिल्कुल सर। तो आदरणीय रामस्वरूप जी चौधरी साहब से बहुत सारी बातें हुई। इस सिलसिले को समयबद्ध रूप से और आगे बढ़ाते रहेंगे, और वाकई में सर आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा हम सबको मिलती रहेगी। बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। और कुछ कोई बात रह गई, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर आपको तरक्की दे। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये भावना समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सबसे यही आशीष करता हूँ कि आप माँ बाप के प्रति अपना भावना का आदर रखो। माँ बाप जो कहे उनके कहे अनुसार चलो, निश्चित तौर पे परिवार आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद।